हिंदी। अध्याय 51, दो मालिकों का हित। जब फू तियानदाओ और किन हनिक्सुआन सामान्य रूप से बातचीत कर रहे थे, तो कार्यालय में कंप्यूटर से आवाज आई। क्या बात है? फू तियानदाओ ने किन हनिक्सुआन को देखा। मुझे एक बार देख लेने दो। किन हनिक्सुआन उठकर कंप्यूटर के सामने चला गया। उसने अपनी स्क्रीन पर एक संदेश पॉपअप देखा। उसने संदेश को पढ़ा और आश्चर्यचकित रह गया। बूढ़े फू, आओ और देखो। उसने फू तियानदाओ पर चिल्लाया, जो एक तरफ खड़ा था। फू तियानदाओ उठकर चला गया। ये व्यक्ति 17 साल की उम्र में मार्शल योद्धा बन गया। फू तियानदाओ भी स्क्रीन पर संदेश देखकर थोड़ा चौंक गया। वांग टेंग का नाम पढ़ते ही उसकी भौहें तन गईं। वांग टेंग, ये नाम थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। ओह, क्या आप उसे जानते हैं? किन हनिक्सुआन ने आश्चर्य से पूछा। फू तियानदाओ ने एक पल सोचा और फिर अचानक बोलना शुरू किया, मुझे वह याद है। कुछ दिन पहले मेरे एक कर्मचारी ने मुझे एक डेटा रिपोर्ट सौंपी थी। अगर इन दोनों का सरनेम और नाम एक नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे जो रिपोर्ट मिली थी, वो उसके बारे में थी। निगरानी कैमरा खोलकर देखो, हम जान लेंगे कि क्या ये वही व्यक्ति है। किन हनिक्सुआन ने अपना कंप्यूटर चलाया और एक सेकंड के भीतर वांग टेंग के कमरे का दृश्य सामने की दीवार पर प्रक्षेपित हो गया। ये सही है, ये वही है। वो अपनी तस्वीर जैसा ही दिखता है। फू तियानदाओ ने तुरंत वांग टेंग को पहचान लिया। ओह, ठीक है, आप अभी किस रिपोर्ट की बात कर रहे थे? फू तियानदाओ ने जवाब दिया, रिपोर्ट से पता चलता है कि यह व्यक्ति हमारी मार्शल आर्ट अकादमी में शामिल होने के 1 महीने से भी कम समय में एक सामान्य व्यक्ति से उन्नत अवस्था में पहुंच गया। हाँ, वांग टेंग ने आपकी मार्शल आर्ट अकादमी में शामिल होने से पहले ही अपनी साधना शुरू कर दी होगी। उसकी पृष्ठभूमि देखें, वह डोंगहाई के वांग परिवार की तीसरी पीढ़ी है। उसके परिवार के पास शायद संसाधनों की कमी नहीं है और वो उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने दे सकता है। किन हनिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले तो मैं उसे कुछ और समय तक देखना चाहता था, लेकिन वह पहले से ही एक मार्शल योद्धा बन चुका है। ऐसा लगता है कि वो वाकई एक जीनियस है, फू तियानदाओ ने कहा। 17 साल के एक मार्शल योद्धा को देखना दुर्लभ था। लगता है इस साल मार्शल आर्ट की परीक्षा में काला घोड़ा होगा। किन हनिक्सुआन मुस्कुराया। क्या हम एक नजर डालें? फू तियानदाओ ने शांत और उदासीन रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह इस युवा लड़के में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। जरूर, चलो साथ चलते हैं। वांग टेंग को नहीं पता था कि जैसे ही वह मार्शल योद्धा बना, उसने 2 मालिकों का ध्यान आकर्षित किया। ये वास्तव में डरावना था। 10 मिनट बाद मार्शल योद्धा पहचान पत्र की छपाई पूरी हो गई। अपने हाथ में काली पुस्तिका को देखकर वह प्रसन्नता से मुस्कुराया। वांग टेंग ने अपना 3D अल्ट्रामैन मुखौटा पहना और मार्शल आर्ट एसोसिएशन छोड़ दिया। जब वह स्कूल लौटा, तो सुबह का आखिरी पाठ अभी खत्म नहीं हुआ था। सभी अभी भी कक्षा में थे, इसलिए वांग टेंग ने शिक्षक के व्याख्यान में बाधा नहीं डाली। वह छोटे से जंगल में पहुंचा और अपने ताओबाओ में लॉग इन किया। उसने अपना मार्शल योद्धा क्रेडेंशियल दर्ज किया और अपना ऑर्डर दिया। ये मास्टर लू काफी दिलचस्प था। वो अपने ग्राहकों को ऑर्डर देने की अनुमति नहीं देता था, अगर उनके पास मार्शल योद्धा का प्रमाण पत्र नहीं होता था। आप किसी भी चीज को लेकर जिद्दी हो सकते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है, तो आपको लचीला होना चाहिए। भूल जाओ। दूसरे पक्ष के लहजे को देखकर लगता है कि उसके पास शायद पैसे की कमी नहीं है। ऑर्डर देने के बाद वांग टेंग ने स्टॉल मालिक को जल्दी करने के लिए एक संदेश भेजा, मैंने अपना ऑर्डर पहले ही दे दिया है। कृपया जल्द से जल्द सामान भेज दें। मास्टर लू, ठीक है प्रिय एप्सिलॉन इक्वल्स ओमाइक्रॉन बैकक्वोट। दूसरे पक्ष ने एक वाक्य में जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ समय बाद पाठ समाप्त हो गया। वांग टेंग ने दोपहर के भोजन के लिए कैफेटेरिया में जूजी और उसके अन्य दोस्तों से मुलाकात की।
उसने ली रोंगचेंग और युआन झेंगहुआ को भी देखा, जिन्हें उसने कुछ दिनों से नहीं देखा था। जैसे ही ली रोंगचेंग ने वांग टेन को देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। उस दिन के बाद झू बयुन वास्तव में वांग टेन के बारे में पूछने के लिए उसके पास आया। पहले तो झू बयुन ने ली रोंगचेंग को बहुत महत्व दिया। उसे लगा कि उसके पास झू परिवार की इस तीसरी युवती का दिल जीतने का मौका है। उसने अपनी पूरी जिंदगी की योजना बना रखी थी। वो एक अमीर सुंदरी से शादी करेगा और अपने जीवन के शिखर पर पहुंचेगा। झू परिवार निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी मदद होगी। उस समय वह ली रोंगचेंग डोंगहाई शहर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। वह सिर्फ अपने पिता पर निर्भर रहने वाली दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति नहीं होगा। हालांकि वांगटेंग ये फिर से वांगटेंग ही होना था। इस आदमी ने वह सुर्खियां चुरा ली थी जो उसे मिलनी चाहिए थी। यहाँ तक कि झू बयुन भी वांगटेंग में दिलचस्पी लेने लगा। धत तेरी की, ली रोंगचेंग को अपने दिल में झुंझलाहट महसूस हुई। युवा मास्टर ली, क्या आप भी दोपहर के भोजन के लिए यहाँ हैं? वांगटेंग ने ली रोंगचेंग को देखते ही सहजता से उनका अभिवादन किया। हम्फ, ली रोंगचेंग ने उपहास किया। वह सीधे आगे चला गया। क्या बात है, मैंने उसे फिर से कैसे उकसाया? वांगटेंग ने जूजी से, जो उसके बगल में था, उलझन भरे भाव से पूछा। कौन जानता है, जूजी ने कंधे उचका दिए। दोपहर के आराम के समय वांगटेंग छोटे जंगल में अभ्यास करने चला गया। वह कक्षा में तभी लौटा जब पाठ शुरू हुआ। NO12BIN.com। ये सप्ताह का आखिरी दिन था, इसलिए उसे अपने शिक्षक को कुछ सम्मान देना चाहिए। 3 पाठ जल्दी ही समाप्त हो गए। स्कूल के बाद वांगटेंग घर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन लिन चौहान ने उसे रोक दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम मेरा इंतजार करो। उसने अपने होंठ काटे और थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन अंत में उसने हिम्मत जुटाई और वांगटेंग को बाहर बुलाया। वांगटेंग को पहले ही पता चल गया था कि वह थोड़ी गुमसुम सी रहती है, इसलिए जब उसने देखा कि वह उसे बुला रही है, तो वह वहीं रुक गया। वह जानना चाहता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। लिन चौहान ने अपना बैग पैक करना समाप्त किया और वांगटेंग के साथ कक्षा से बाहर चली गई। दोनों एक सुनसान स्थान पर चले गए जहां आसपास कोई नहीं था। लिन चौहान फिर से झिझकने लगी और उसके हाव भाव बदलते रहे। एक पल वह असहाय दिखी, तो दूसरे ही पल वह दृढ़ निश्चय दिखी। वांगटेंग ने नर्म आवाज में कहा, अगर आपको कोई परेशानी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। शायद वांगटेंग के सौम्य व्यवहार ने लिन चौहान को अपना संकल्प मजबूत करने के लिए प्रेरित किया था। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? ये वाक्य कहने के बाद लिन चौहान उदास लग रही थी। उसकी आंखों में बेबसी और कड़वाहट की झलक दिखाई दी। तुम्हें कितना चाहिए? वांगटेंग ने अचानक महसूस किया कि कुछ उसके दिल को छू गया जब उसने उसकी अभिव्यक्ति देखी। इस लड़की का जीवन बहुत कठिन था। उनका मानना था कि लिन चौहान हताशा की स्थिति में पहुंच गई होगी और पैसे उधार लेने के लिए उसकी तलाश कर रही होगी। अगर ऐसा नहीं होता, तो अपने उच्च आत्मसम्मान के साथ वह उससे इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती। 150,000। लिन चौहान को बोलने में मुश्किल हुई। उसने जल्दी से कहा, मुझे पता है कि ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं जल्द से जल्द आपको पैसे जरूर लौटा दूंगी। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं पार्ट टाइम काम करूंगी। एक बार जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं। वांगटेंग थोड़ा अचंभित था। वो इस बात को लेकर थोड़ा उत्सुक था कि लिन चौहान को इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों है। हालांकि वांगटेंग ने आगे जांच नहीं की। उसने अपना फोन निकाला और कहा, मुझे अपना अलीपे अकाउंट दे दो। मैं अभी पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। लिन चौहान ने सुना कि वांगटेंग ने अपनी बात पूरी करने से पहले क्या कहा।
उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर कहा, धन्यवाद। मैं जल्द से जल्द आपको पैसे लौटा दूंगा। उसने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया, मानो यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपने दिल में बचे हुए आत्मसम्मान को बचाए रख सकती थी। कोई जल्दी नहीं है, बस वही करो जो तुम्हारी शक्ति में है। वांग टिंग ने सिर हिलाया। उसने उसके अलीपे अकाउंट को स्कैन किया और पैसे ट्रांसफर कर दिए। इस दुनिया में कई चीजें अलग थीं। उदाहरण के लिए, अलीपे बड़ी रकम के हस्तांतरण का समर्थन करता था। राशि की कोई सीमा नहीं थी। लिन चौहान ने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और अपना फोन कसकर पकड़ लिया। 150,000 RMB उसके हाथ में बहुत भारी लग रहे थे। उनके परिवार के पास अपने अच्छे दिनों में इतनी बचत भी नहीं थी। वांग टिंग जैसे परिवार के लिए कुछ लाख रुपए सिर्फ जेब खर्च के लिए हो सकते हैं। हालांकि कई सामान्य परिवार कई सालों बाद भी इतनी रकम नहीं बचा पाते। मुझे आश्चर्य है कि वह किस कठिनाई का सामना कर रही होगी। वांग टिंग ने लिन चौहान की पीठ को देखा और खुद से ही हैरान हो गया। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए वह चुपके से उसके पीछे चला गया। वांग टिंग ने लिन चौहान का पूरे रास्ते पीछा किया और देखा कि वह घर जा रही थी। उसने दूर से उसे अपने घर में प्रवेश करते देखा। जैसे ही वह जाने की योजना बना रहा था, वांग टिंग ने देखा कि कुछ लोग वहां से चले आ रहे हैं। समूह का नेता काला सूट पहने एक गंजा आदमी था। कुछ युवक उसके पीछे चल रहे थे। वे गैंगस्टर जैसे दिख रहे थे। वांग टिंग ने अपनी गाड़ी रोकी और सिगरेट जला ली। वह सड़क के किनारे खड़ा होकर धूम्रपान करने लगा। तुम क्या देख रहे हो, तुम छोटे बदमाश? काले सूट पहने गंजे आदमी ने वांग टिंग को उन्हें घूरते हुए देखा, इसलिए उसने उसे जमकर डांटा। वांग टिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। काले सूट पहने उस गंजे आदमी ने भी उसे परेशान नहीं किया। वो बस गुस्से में लिन चौहान के घर में चला गया। लिन चौहान का घर 3 मंजिला अपार्टमेंट था। ये वाकई पुराना लग रहा था। पहली मंजिल पर दुकान थी, जहां उन्होंने एक छोटी सी सुविधा वाली दुकान खोली थी। गंजा आदमी लिन चौहान के परिवार के स्टॉल में घुस आया था। उसने कोक की एक बोतल उठाई और एक घूंट पी लिया। दुकान में मौजूद अधेड़ उम्र की महिला लिन चौहान की मां होनी चाहिए। वो डरी हुई एक तरफ खड़ी थी, उस आदमी को रोकने के लिए एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। डकार लेने के बाद गंजा आदमी मुड़ा और अधेड़ औरत की तरफ देखा। उसने पूछा, कैसा है? क्या तुमने पैसे तैयार कर लिए हैं? मालिक, मेरी लड़की पहले से ही हमारे रिश्तेदारों से पैसे उधार ले रही है। कृपया हमें कुछ और दिन दे दीजिए, अधेड़ उम्र की महिला ने विनती की। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ और दिन बचाओ। मैंने पहले ही तुम्हें 3 दिन बचा लिए हैं। क्या ये काफी नहीं है? हुआ। काले रंग का सूट पहने गंजे आदमी ने महिला को घूरकर देखा और अपने पास रखे कैंडी से भरे डिब्बे को लात मारी। कैंडी तुरंत उड़कर चारों तरफ बिखर गईं। मुझे लगता है कि आप पैसे वापस करने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? बॉस, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमने अभी तक सारा पैसा इकट्ठा नहीं किया है। कृपया हमें 2 या 3 दिन और दीजिए। कृपया। अधेड़ उम्र की महिला डर गई और एक कोने में सिमट गई। बोलते समय उसकी आंखें लाल थीं। बकवास बंद करो। अगर तुमने आज मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। गंजे आदमी ने अपना रवैया नरम करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा पूरा परिवार इस सुविधा स्टॉल पर निर्भर है। मेरी बेटी को अभी भी अपनी यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा देनी है। अगर आप हमारी दुकान तोड़ देंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? अधेड़ उम्र की महिला इतनी चिंतित थी कि वह रोने लगी। तुम्हारी जान की परवाह किसे है? लगता है तुम आज पैसे नहीं लौटा पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं दान कर रहा हूँ? अरे, इस जगह को नष्ट कर दो। काला सूट पहने हुए गंजा आदमी अहंकार से कुर्सी पर बैठा और हाथ हिलाया। उसके गुर्गे उसके आदेश पर दुकान तोड़ने वाले थे।
रुकना। ऊपर से एक आवाज आई। लिन चौहान सीढ़ियों से नीचे भागी। घर वापस आकर वह बाथरूम गई। जैसे ही वह बाहर आई, उसने नीचे शोरगुल सुना और हड़बड़ाकर नीचे उतरी। जैसा कि उम्मीद थी, वे लोग फिर से उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ आए थे। NOLBJAN.com। अरे, गंजे आदमी की आंखें चमक उठी जब उसने लिन चौहान को देखा। तुम नीचे क्यों आए? अधेड़ उम्र की महिला घबरा गई। उसने जल्दी से लिन चौहान को अपने पीछे खींचा और काले सूट पहने गंजे आदमी से कहा, बॉस, मेरी बेटी अभी छोटी है। इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने जो कहा, उस पर ध्यान मत दीजिए। मुझे नहीं लगता कि वह अब जवान है। गंजा आदमी खड़ा हो गया और उसकी निगाहें लिन चौहान के शरीर पर घूम गईं, जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को देख रहा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन चौहान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। वो अधेड़ महिला के पीछे से खड़ी हुई और बोली, मेरे परिवार पर तुम्हारा 150,000 बकाया है न? मैं इससे अभी तुम्हें लौटा सकती हूँ। पैसे ले लो और मेरे घर से निकल जाओ। हाँ, तुम बहुत बोल्ड हो। तुम्हारे पास 150,000 कैसे हो सकते हैं? काला सूट पहने गंजे आदमी ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। तुम छोटी लड़की हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लिन चौहान की मां ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि उसकी बेटी मजाक कर रही है, इसलिए वह उसे फिर से अपने पीछे खींचना चाहती थी। लिन चौहान की मां ने गंजे आदमी की नजर को बहुत साफ साफ समझ लिया था। वे दयालु लोग नहीं थे। उसकी बेटी सिर्फ एक हाई स्कूल की छात्रा थी। वो उनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती थी। लिन चौहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें लोन की रसीद दे दो, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। क्या ये युवती सचमुच पैसे पाने में सफल रही? वो बहुत सुंदर है, इसलिए हो सकता है कि कोई उसे पैसे उधार देने को तैयार हो। काला सूट पहने गंजे आदमी ने धीरे से खुद से कहा। उसने लिन चौहान के खूबसूरत चेहरे को देखा जो जोश से भरा हुआ था। उसका दिल इच्छा से जल रहा था। उसने तुरंत एक विचार सोचा और उपहास किया। ठीक है, जब तक आप हमें पैसे लौटा देंगे, हम चले जाएंगे। हालांकि 150,000 आरएमबी 3 दिन पहले थे। 3 दिन बीत चुके हैं। मुझे हिसाब लगाने दो। अब आपको हमें 200,000 देने हैं। तुम्हें क्या लगता है, छोटी बच्ची? क्या तुम्हारे पास 200,000 हैं? 200,000? अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। ये 200,000 कैसे हो गया? लिन चौहान की मां का चेहरा पीला पड़ गया। ये बताना मुश्किल था कि यह डर की वजह से था या गुस्से की वजह से। तुम नीच हो। लिन चौहान का शरीर गुस्से से कांप उठा। पहले तो उन्होंने इन लोगों से सिर्फ 1 लाख रुपये उधार लिए थे। फिर उन्होंने बताया कि 3 महीने का ब्याज 50,000 रुपये है। उनका परिवार इन साहूकारों को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वे किस्मत के आगे झुक गए और पैसे मांगने निकल पड़े। लेकिन इतने सालों बाद वे अपने ज्यादातर रिश्तेदारों से पैसे उधार ले चुके थे। वे सभी लिन चौहान के परिवार की हालत जानते थे। लिन चौहान के पिता बिस्तर पर लकवाग्रस्त थे और काम करने में असमर्थ थे। उनकी छोटी बहन एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी। केवल मां लिन ने पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक सुविधा स्टॉल खोला था। उनके परिवार को पैसे उधार देना उन्हें अथाह गड्ढे में फेंकने जैसा था। वे शायद थोड़ी बहुत रकम लौटा सके, लेकिन कोई भी उन्हें बड़ी रकम उधार देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ समय पहले, जब लिन चौहान ने अपना अहंकार त्यागकर वांगटेंग से 150,000 रुपये उधार लेने के लिए बहुत प्रयास किया, तो उसने सोचा कि वह आखिरकार इस बुरे कर्ज को चुका सकेगी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना घिनौना होगा। अब वे 50,000 आरएमबी और जोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्होंने भुगतान में 3 दिन की देरी की थी। छोटी लड़की, बकवास मत करो। मैं एक नेक इंसान हूँ। मैं इतना नीच कैसे हो सकता हूँ? गंजे आदमी ने बेपरवाही से कहा। यह अवैध है। मैं तुम पर मुकदमा कर सकती हूँ, लिन चौहान ने दांत पीसते हुए कहा। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
हालांकि भविष्य में तुम्हारे लिए अपनी दुकान खोलना मुश्किल हो सकता है। गंजे आदमी ने व्यंग्य किया। तुम, लिन चौहान ने उसकी ओर इशारा किया। वो इतनी गुस्से में थी कि बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी हमें पैसे नहीं लौटा पाओगे। यह मुश्किल है। इस बारे में क्या ख्याल है? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर तुम मेरी औरत बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे परिवार के लिए ये लोन छोड़ सकता हूँ, गंजे आदमी ने हंसते हुए कहा। यह असंभव है। इसके बारे में सोचना भी मत। भले ही मैं अब अपनी दुकान ना खोल पाऊं, लेकिन मेरी बेटी को छूने के बारे में सोचना भी मत। मदर लिंग गुस्से में फटने वाली बाघिन की तरह थी। उसने लिन चौहान को अपने पीछे रोक लिया और काले सूट पहने गंजे आदमी को घूरने लगी। लिन चौहान की अभिव्यक्ति भी बदसूरत हो गई थी। उसकी आंखों में बेचैनी का भाव था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष का यह इरादा होगा। उसने एक व्यक्ति के दिल की दुष्टता को कम करके आंका था। उस स्थिति में हम अब और विनम्र नहीं रहेंगे। गंजे आदमी ने एक भयावह मुस्कान दी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। तुम किस बात के लिए असभ्य बनना चाहते हो? गंजे आदमी ने अपना सिर घुमाया। बेटे, ये तुम हो। वांग टिंग। लिन चौहान ने भी नवागंतुक को देखा। किसी कारण से उसके दिल में भरोसे की भावना महसूस हुई। आप एक दूसरे को जानते हैं। काले सूट पहने गंजे आदमी ने आंखें सिकुड़कर वांग टिंग को देखा। क्या आप सुंदरता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सुंदरता को बचाना? वास्तव में नहीं, वांग टिंग ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। हा, देखो वह कितना डरपोक है। गंजा आदमी जोर से हंसने लगा। उसके अनुचर भी वांग टिंग का मजाक उड़ाने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। मैं बस कुछ मक्खियों से छुटकारा पाने आया हूँ, वांग टिंग ने शांति से कहा। गंजे आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसे वास्तव में नीची निगाहों से देखा जा रहा था। इस बिगड़ेल लड़के के चेहरे पर उदासीनता का भाव उसे बहुत परेशान कर रहा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, उसने एक एक शब्द कहा। मैं मौत को कैसे आमंत्रित करूं? वांग टिंग ने अपना सिर झुकाया और पूछा। काला सूट पहने गंजा आदमी। नौकर। लिन चौहान ने अपना चेहरा सीधा रखा और गैंगस्टरों के भ्रमित भाव को देखकर हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। मां लिन को लगा कि यह बच्चा थोड़ा शरारती है। मुझे आश्चर्य है कि वो किसका बच्चा है। काले सूट पहने हुए गंजे आदमी को गुस्सा आ गया। उसने वांग टिंग की ओर इशारा किया और चिल्लाया, इसे मारो, इसे मार डालो। गुंडे तुरंत वांग टिंग की ओर दौड़े। उनमें से कुछ ने तो अपनी जेबों से चाकू भी निकाल लिए। वांग टिंग सुविधा स्टाल से बाहर चले गए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गुंडे भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आए। उन्होंने वांग टिंग को घेर लिया। दुर्भाग्य से वे सामान्य लोग ही थे, जबकि वांग टिंग एक मार्शल योद्धा था। भले ही वह सिर्फ एक मार्शल शिष्य होता, लेकिन इन कमजोरों से निपटना उसके लिए आसान काम होता। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और एक साथ दो बदमाशों पर वार किया। उसने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनके मुंह से कुछ दांत गिर गए। शक्ति तारांकन 1। शक्ति तारांकन 1। स्पिरिट तारांकन 0.1। ओह, सामान्य लोग भी गुण छोड़ देंगे, यहाँ तक कि आत्मा गुण भी है। वांग टिंग आश्चर्यचकित था। सावधान, पीछे से लिन चौहान बाहर भागी और मदद करना चाहती थी। आखिरकार वह एक मध्यवर्ती चरण की मार्शल शिष्या थी। वह इन बदमाशों से निपट सकती थी, लेकिन वांग टिंग ने उसे कुछ करने का मौका नहीं दिया और अपने पैर पीछे की ओर पटक दिए। हाथों में चाकू लिए 3 बदमाश, जो उसकी कमर पर वार करना चाहते थे, 3 मीटर दूर भाग गए। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली। उनके होठों के कोने से खून बह रहा था। वांग टिंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसकी लात की ताकत बदमाशों के लिए बहुत ज्यादा थी। शक्ति तारांकन 1। शक्ति तारांकन 1। शक्ति तारांकन 1। तुम एक मार्शल शिष्य हो। गंजे आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई।
उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके गुर्गे वांगचेंग के एक भी वार को झेल नहीं पाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेटे, तुम मुझे अभिनय करने के लिए मजबूर कर रहे हो। काला सूट पहने गंजे आदमी ने अपना कोट उतार दिया और वांगचेंग के सामने चला गया। वांगचेंग ने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। गंजा आदमी दंग रह गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया ताकि अनावश्यक विचार दूर हो जाएं और फिर गुस्से से चिल्लाया, अरे, बकवास मत करो। उसने वांगचेंग के चारों ओर चक्कर लगाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वो वांगचेंग की कमजोरी ढूंढ रहा था। NOWELBEIN.com। वांगचेंग वहीं खड़ा रहा और उसके पहले हरकत करने का इंतजार करने लगा। लेकिन 2 चक्कर लगाने के बाद गंजा आदमी अचानक भाग गया। वह भाग रहा था। ये सही था, वह भाग गया। उसने अपने अनुचरों को छोड़ दिया और बिना पीछे मुड़े भाग गया। उस व्यक्ति के कार्य के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए वांगचेंग थोड़ा चौंक गया। लिन चौहान और मदर लिन भी दंग रह गए। जब गंजे आदमी के नौकरों ने अपने मालिक को खुश सुअर की तरह भागते देखा तो उन्हें अचानक समझ में नहीं आया कि क्या भाव प्रकट करें। युवा लड़के, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बस इंतजार करो और देखो। गंजा आदमी जल्दी से सड़क के कोने की ओर भागा। जब उसे लगा कि वह सुरक्षित दूरी पर है तो वह रुका, पीछे मुड़ा और चिल्लाया। वांगचेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने आसपास के फर्श को देखा और एक ईंट उठा ली। उसकी हरकत से गंजा आदमी डर गया। वो डरकर पीछे मुड़ा और भाग गया। दूसरी तरफ वांगचेंग ने शांति से ईंट का वजन किया। उसने 1 सेकंड के लिए निशाना साधा और ईंट को बाहर फेंक दिया। वाह चिल्ड! आह! गंजा आदमी दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। स्पिरिट तारांकन 0.1। क्या ये सचमुच उसके सिर पर लगा था? वांगचेंग ने उस आत्मा गुण को देखा जो अभी अभी गिरा था और मन ही मन सोचा। किसी कारणवश जब नौकरों ने ये दृश्य देखा तो वे थोड़ा प्रसन्न हुए। वांगचेंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और गंजे आदमी को देखने के लिए नीचे बैठ गया। इसलिए तुम्हें भागते समय बकवास नहीं करनी चाहिए। काले रंग का सूट पहने हुए गंजे आदमी ने अपना सिर ढक लिया। उसे लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। इस भावना से छुटकारा पाने के लिए उसे कुछ समय लगा, फिर उसने अपना सिर उठाया। उसने वांगचेंग को बुरी तरह घूर कर देखा। तुम मर चुके हो, बेटा। तुम मर चुके हो। हमारी कंपनी में भी मार्शल शिष्य हैं। वे उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य हैं और उनमें से कुछ ही हैं। बस मरने का इंतजार करो। तुम बहुत खूंखार हो। वांगचेंग मुस्कुराया। उसने ईंट उठाए और उसे फिर से गंजे आदमी के चेहरे पर पटक दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दरार। छींटे। गंजे आदमी की नाक टूट गई और खून बहने लगा। यह इतना दर्दनाक था कि वो कटते हुए सुअर की तरह चीखता रहा। स्पिरिट तारांकन 0.1। वांगचेंग की आंखें चमक उठीं। मुझे नहीं पता कि मैं मर गया हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। बोलते समय वांगचेंग ने दूसरे पक्ष की भयभीत निगाहों के सामने ईंट को फिर से उठाया और उसे नीचे गिरा दिया। शुरू में गंजा आदमी अभी भी काफी सख्त था। उसकी निगाहें भयंकर थीं और वह एक निर्दयी भेड़िए की तरह वांगचेंग को घूर रहा था। लेकिन अब वह डर गया था। उसके सामने खड़ा ये युवक चेहरे पर मुस्कान लिए हाई स्कूल का छात्र लग रहा था। उसका चेहरा शांत और संयमित था, लेकिन जब उसने कुछ करने का फैसला किया तो वह वाकई भयानक था। मुझे मारना बंद करो। मैं गलत हूँ। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। कृपया मुझे जाने दो। गंजे आदमी का चेहरा बुरी तरह चोटिल और सूजा हुआ था। वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था, इसलिए उसकी जुबान कुछ अटकी हुई लग रही थी। उसके मन में सिर्फ डर बचा था। ये युवक बहुत निर्दयी था। वह सचमुच निर्दयी था। आउच टिल्डे, ये बहुत दर्दनाक है। मैं पहले तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी बात से बहुत सहमत नहीं हो।
इसलिए मुझे अनिच्छा से तुम्हें मारना पड़ा, वांग टिंग ने उस आदमी को पीटना बंद करने के बाद कहा। वो गंजे आदमी को मारना बंद नहीं करना चाहता था, इसके बजाय उसे रुकना पड़ा क्योंकि कुछ आत्मिक गुण छोड़ने के बाद गंजे आदमी ने उन्हें छोड़ना बंद कर दिया, चाहे उसने उसे कितना भी मारा हो। कितनी अफसोस की बात है। कुल मिलाकर स्पिरिट 0.4। गंजा आदमी आसमान की ओर देखने लगा। अचानक उसे रोने का मन हुआ। चूंकि तुम इतने अनिच्छुक हो, इसलिए तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। माँ, यह आदमी शैतान होगा। मैं घर जाना चाहता हूँ। तो क्या आप आश्वस्त हैं या नहीं? वांग टिंग ने पूछा। हाँ खूब, मैं आश्वस्त हूँ। गंजे आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। वांग टिंग ने फिर से ईंट उसके सिर पर फेंक दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आह, अब तुम मुझे क्यों मार रहे हो? आदमी डर के मारे चिल्लाया। वो उलझन में था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम महाजोंग खेल रहे हो? तुमसे कौन पूछ रहा है कि तुम हु चीनी में फू का मतलब है आश्वस्त और महाजोंग में हु का मतलब है जीत हो या नहीं? वांग टिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मैं। गंजा आदमी बहुत निराश था। उसे खून की उल्टी भी आ रही थी। वो बहुत देर तक चुप रहा और फिर एक शब्द बोला, हाँ फू। यह अच्छी बात है। वांग टिंग ने सिर हिलाया। टकराना। अप्रत्याशित रूप से गंजे आदमी के सिर पर फिर से चोट लग गई। क्यों? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन उसे अपनी भड़ास निकालने के लिए कहीं नहीं था। बिना किसी कारण के, मैं बस तुम्हें पसंद नहीं करता, वांग टिंग ने शांति से समझाया। गंजा आदमी, मुझे ऋण रसीद दे दो। गंजे आदमी ने आज्ञाकारी ढंग से लोन रसीद निकाली। वांग टिंग ने लिन चौहान को बुलाया और उसे दे दिया। इसे देखो और देखो कि क्या ये सही है। लिन चौहान वापस गई और अपनी माँ से पुष्टि की। वो लौटी और सिर हिलाया। ये सही है। ये वही है जो मेरे पिताजी और माँ ने लिखा था। वांग टिंग ने इसे अपने हाथ में लिया और स्कैन किया। फिर उसने मजाक उड़ाया, उन्होंने 100,000 उधार लिए और आप चाहते थे कि वे 200,000 लौटाएं। ये लुटेरा बनने से कहीं ज्यादा आसान है। वह नीचे बैठ गया और गंजे आदमी के चेहरे के सामने ईंट लहराए। अतीत में, मैं 5 लोगों से मिला था जो बैंक लूटना चाहते थे। वे मुझे मारना चाहते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंत में उनका क्या हुआ? गंजे आदमी को अचानक कुछ दिन पहले सुनी एक खबर याद आ गई। बैंक लूटने वाले कुछ लुटेरों को किसी ने मार डाला। उसने सुना कि उन्हें मारने वाला व्यक्ति एक बंधक था, और बंधक एक हाई स्कूल का छात्र था। गंजे आदमी ने डर से वांग टिंग को देखा। वह कांपने लगा, उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। धमाका। वांग टिंग ने अचानक अपनी उंगलियों में जोर लगाया और अपने हाथ में रखी ईंट को तोड़ दिया। उसने कहा, देखो, उनके साथ ऐसा हुआ है। भाई, मुझे अपनी गलती पता है। मैं वाकई गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो। गंजा आदमी सच में रोना चाहता था। वह अपना कर्जा वापस लेने आया था और रास्ते में एक युवती को छेड़ना चाहता था। उसे इस शैतान को नाराज करने की क्या जरूरत थी? आज सुबह जब वह बाहर गया होगा तो शायद वह पंचांग देखना भूल गया होगा। ये सही है, यही कारण होगा। वांग टिंग ने उसे अब और नहीं डरा दिया। उसने लिन चौहान से कहा, पैसे उसे ट्रांसफर कर दो। 100 RMB, अतिरिक्त 100 ब्याज है। क्या आपको कोई आपत्ति है? अंतिम वाक्य काले सूट पहने गंजे आदमी से पूछा गया था। नहीं, नहीं, दूसरे पक्ष ने जल्दबाजी में अपना सिर हिलाया। इस समय उसे कोई आपत्ति करने की हिम्मत नहीं थी। वह अभी भी चाहता था कि उसका सिर उसकी गर्दन पर रहे। उसने सुना था कि बंधकों ने उन लुटेरों के सिर को मांस के टुकड़े में कुचल दिया था। हे भगवान, ये तो बहुत डरावना था। लिन चौहान ने जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दिए। वांग टिंग ने लाइटर निकाला और उस गंजे आदमी के सामने ही लोन रसीद जला दी। उसने पूरा का पूरा कागज जला दिया। काले सूट में गंजा आदमी सूजे हुए और चोटिल चेहरे के साथ चला गया।
उसका दिल अन्याय और भय से भरा हुआ था। उसे अपने बॉस को जवाब देने के लिए वापस जाना था। वह जानता था कि उसे इस ऋण पर ब्याज नहीं मिल सकेगा। दूसरा पक्ष एक शक्तिशाली व्यक्ति था, एक ऐसा निर्दयी व्यक्ति जो क्रोधित होने पर आपका सिर फोड़ सकता था। वो उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। NOLBJAN.com। संभवतः उनके बॉस भी इस तरह के व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहते थे, है ना? सौभाग्य से उसे ऋण की राशि वापस मिल गई। ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। लेकिन उसका चेहरा बिना किसी कारण के ईंट से कुचल गया। दर्द। टिल्ड। सूदखोरों से छुटकारा पाने के बाद लिन चौहान ने राहत की सांस ली। उसने वांग टेंग से कहा, वांग टेंग, अभी अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कुछ नहीं हुआ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। जब उसने अपना लाइटर रखा तो उसने सिगरेट जलाने का मौका पा लिया। अब और धूम्रपान मत करो, लिन चौहान ने अचानक कहा। लिन चौहान ने जवाब दिया, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये डरावना है। मुझे शांत होने के लिए थोड़ा धूम्रपान करने दो, वांग टेंग ने उत्तर दिया। लिन चौहान, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। वांग टेंग ने सिगरेट जमीन पर फेंक दी और अपने पैरों से उसे बुझा दिया। किसी महिला के सामने धूम्रपान करना उसके लिए उचित नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ओह, ठीक है, तुम यहाँ क्यों हो? लिन चौहान ने अचानक पूछा। वो उसकी सही टाइमिंग के बारे में उत्सुक थी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारा पीछा किया? वांग टेंग मुस्कुराया। लिन चौहान का दिल धड़क उठा। उसने अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि उसके कान गर्म हो रहे हैं। उसने अपने बालों को ढकने के लिए उन्हें नीचे कर दिया। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं जाकर अपनी माँ को देखूंगी। लिन चौहान वापस सुविधा स्टोर में गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। उसने उसे बताया कि ऋणदाता चले गए हैं और ऋण रसीद पहले ही जला दी गई है। माँ लिन ने लिन चौहान को गले लगाया और खुशी से रो पड़ी। वो पिछले कुछ दिनों में इन लोगों द्वारा दी गई यातनाओं से लगभग पागल हो गई थी। ओह ठीक है, छोटे हान, तुमने पैसे किससे उधार लिए थे? उससे कहो कि भले ही हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन हम उसे जल्द से जल्द वापस कर देंगे। मदर लिन ने अपने आंसू पोंछे और कहा। मैंने उससे उधार लिया था। लिन चौहान ने वांग टेंग की दिशा में देखा। वो तो बस एक जवान आदमी है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मदर लिन हैरान थी। लिन चौहान ने बताया, उनका परिवार एक कंपनी चलाता है। मदर लिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने उत्सुकता से पूछा, छोटे हान तुम? लिन चौहान ने अपनी माँ के हाव भाव देखे और तुरंत समझ गई कि वह क्या सोच रही है। उसने अपने पैर पटकते हुए मीठी मीठी शिकायत की। माँ टिल्डा आप क्या सोच रही हैं? वह मेरा टेबल दोस्त है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रही हूँ। माँ किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रही हैं, मदर लिन ने जल्दी से कहा। तुम छोटी बच्ची हो, तुम उसे हमारे घर क्यों नहीं बुला रही हो? उसने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लिन चौहान वांग टेंग को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि वह पहले से ही उनकी ओर आ रहा था। मेरी माँ कहती हैं कि वह आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हैं, उसने वांग टेंग से कहा। ये सही है, लिटिल टेंग। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा इस तरह बुलाना बुरा नहीं लगेगा। मुझे इस बार के लिए वास्तव में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। अगर ऐसा नहीं होता, तो हमारे परिवार को पता नहीं होता कि क्या करना है। मदर लिन कृतज्ञता से भरी हुई थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आंटी, चौहान मेरी टेबल पर बैठी दोस्त है। उसने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए जब उसे कोई परेशानी हो तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, वांग टेंग ने जवाब दिया। अच्छा, लिटिल हान भाग्यशाली है कि उसे आप जैसा टेबल दोस्त मिला है। मदर लिन जितना ज्यादा वांग टेंग को देखती, उतना ही उसे वह अच्छा लगता।
यह एक अच्छा बच्चा था, बस थोड़ा शरारती था। लेकिन आप बता सकते हैं कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति था जिसका भविष्य उज्जवल था। वह विनम्र था और उसने लिटिल हान की अच्छी तरह से देखभाल की। अगर वो उसका दामाद बन सकता है तो ये बहुत अच्छा होगा। मार्शल आर्ट के जमाने में 18 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। मदर लिन को लगा कि अब उन्हें अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। आज रात यहीं रुको डिनर के लिए। मदर लिन अचानक उत्साहित हो गईं। आंटी तुरंत जाकर कुछ सामग्री खरीद लेंगी। लिटिल हान, लिटिल टेंग का ख्याल रखना। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने वांग टेंग और लिन चुहान को प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं दिया। वह सीधे दरवाजे से बाहर निकल गई। वांग टेंग और लिन चुहान ने एक दूसरे को देखा। माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। क्यों न मैं पहले चला जाऊं? वांग टेंग ने कहा। अपना सिर छोड़ो, मेरी माँ पहले ही खाना खरीदने बाहर गई हुई है। अगर तुम चले गए तो जब वो वापस आएगी तो मैं उसे कैसे समझाऊंगी? लिन चुहान ने आंखें घुमाईं। बस कोई बहाना ढूंढूं। उदाहरण के लिए तुम उससे कह सकती हो कि मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। वांग टेंग ने उसे कुछ सुझाव दिए। लिन चुहान ने वांग टेंग की ओर देखा। यह आदमी मेरे घर पर क्यों नहीं रहना चाहता? वह निश्चित रूप से थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन वांग टेंग की अनिच्छुक अभिव्यक्ति ने उसे थोड़ा असहज और दुखी कर दिया। अगर आप चाहें तो उसे व्यक्तिगत रूप से समझा सकते हैं। मैं नहीं समझा रहा हूँ। लिन चुहान ने वांग टेंग को घूर कर देखा। ठीक है, ये सिर्फ खाना है। मैं, वांग टेंग, बिल्कुल भी नहीं डरता। वांग टेंग ने यही कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह फांसी के मैदान में जा रहा हो। लिन चुहान ने आखिरकार उसकी भावनाओं को समझा जब उसने उसकी प्रतिक्रिया देखी। यह आदमी वास्तव में अनिच्छुक नहीं था, वह बस थोड़ा डरा हुआ था। आमतौर पर वो किसी भी चीज से डरता नहीं था। वो लगभग भूल गई थी कि वह भी एक किशोर लड़का था। वो उसकी पीठ पीछे चुपके से हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। वांग टेंग दुकान में खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जमीन पर बिखरी कैंडीज को देखा और उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन चुहान को होश आ गया। वांग टेंग की पीठ को देखते ही उसकी नजर कोमल हो गई। वह नीचे बैठ गई और उसके साथ कैंडी साफ करने लगी। मैं बाद में आपको बाकी पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। उसे बचे हुए पैसे याद आ गए और उसने कहा, ठीक है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। लिन चुहान ने आगे कहा, जहां तक 100,000 RMB की बात है, मैं इसे आपको लौटाने के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान अंशकालिक काम करूंगा। ये सही नहीं है। ये 100 RMB है। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, ये 100 है। तुम बहुत कंजूस हो। लिन चुहान ने अपनी आंखें घुमाईं। हा, वांग टेंग ने सहजता से हंस दिया। उसे उसकी प्रतिक्रिया से कोई परेशानी नहीं थी। लिन चुहान को यह एहसास नहीं था कि उसके शब्दों में छिपा सम्मान ही उनके रिश्ते को सामान्य रूप से जारी रखने की अनुमति देता था। इस मामले की वजह से उन्हें कोई मनमुटाव नहीं सहना पड़ा। कुछ देर बाद मदर लिन सामग्री लेकर वापस आई। उसके हाथ में कई थैले थे और उसने ढेर सारा मछली का मांस खरीदा था। छोटे टेंग, तुम चुहान के साथ ऊपर बैठ सकते हो। मैं खाना बनाने जाती हूँ। रसोई में व्यस्त होने से पहले मदर लिन ने उनका अभिवादन किया। चलो, ऊपर चलें। लिन चुहान वांग टेंग को सीढ़ियों से ऊपर ले गया। क्या अंकल आसपास नहीं है? वांग टेंग ने पूछा। लिन चुहान ने अपने होंठ काटे और कहा, वह यहाँ है। मैं तुम्हें उसे दिखाने के लिए ले जाऊंगी। वांग टेंग ने लिन चुहान के पिता को देखा। वो नशे में धुत और दुबला पतला आदमी था और उसके पैर गायब थे। तुम्हारे पिता ऐसे कैसे हो गए? वांग टेंग सचमुच हैरान था। मेरे पिता एक मार्शल योद्धा हुआ करते थे। एक दिन जिंगबू महाद्वीप से वापस आने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई। उनके साथियों ने बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें बचाया, लेकिन उनके पैर नहीं थे। यहाँ तक कि उनका फोर्स न्यूक्लियस भी टूट गया था।
वे अपंग होकर आए, लिन चुहान ने उदास होकर बताया। यह वांग टेंग जानता था कि मार्शल आर्ट की दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी लोग इसे बताते हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी क्रूर होगी। जब उसने फादर लिन के शरीर पर भयानक घाव देखे तो उसे थोड़ा डर भी लगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि लिन चुहान के पिता एक मार्शल योद्धा हो सकते हैं। चूंकि तुम जानती हो कि मार्शल आर्ट की दुनिया कितनी क्रूर है, फिर भी तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों करती हो? तुम अभी भी मार्शल आर्ट की परीक्षा में भाग क्यों लेना चाहती हो? वांग टेंग उससे पूछे बिना नहीं रह सका। मैं बदला लेना चाहती हूँ। लिन चुहान ने दरवाजा बंद किया और दांत पीसते हुए कहा। ये किसी के कारण हुआ है। वांग टेंग एक बार फिर हैरान रह गया। लिन चुहान ने बताया, मेरे पिताजी के साथियों का कहना है कि उनकी यह हालत इसलिए हुई क्योंकि उनके विरोधियों ने जाल बिछाया था। वांग टेंग को अचानक याद आया कि पिछले जन्म में उसने लिन चुहान के लकवाग्रस्त पिता के बारे में सुना था। अप्रत्याशित रूप से इस जन्म में भी उसकी स्थिति वैसी ही थी। लेकिन इस जीवन काल में लिन चुहान के पिता एक मार्शल योद्धा थे और अन्य लोगों के षड्यंत्रों के कारण लकवाग्रस्त हो गए। अच्छा, आपके पिता के साथियों का क्या उन्हें आपके परिवार की स्थिति के बारे में पता नहीं है? वांग टेंग ने पूछा। अतीत में उन्होंने हमारी बहुत मदद की, हालांकि उनका ज्यादातर समय जिंगबू महाद्वीप में ही बीतता है। कभी कभी वे कुछ महीनों के लिए वापस नहीं आ पाते। इस बार वे पहले ही आधे साल के लिए बाहर चले गए हैं। आधे महीने पहले मेरी छोटी बहन की बीमारी अचानक बढ़ गई। मेरी माँ के पास कोई विकल्प नहीं था। दूसरे लोगों की सिफारिश के बाद वह मेरी बहन के इलाज की फीस चुकाने के लिए केवल उन्हीं लोगों से पैसे उधार ले सकी, लिन चुहान ने कहा। तुम्हारी अभी भी एक छोटी बहन है, उसे क्या बीमारी है? वांग टेंग को एहसास हुआ कि वह लिन चुहान के परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरी हमेशा एक छोटी बहन थी, तुम उसके बारे में नहीं जानते। उसकी बीमारी, यह अच्छा होगा अगर हम जान सके कि उसे क्या बीमारी है। इस तरह हमें यह नहीं पता चलेगा कि क्या करना है। लिन चुहान ने आह भरी। बोलते बोलते वह वांग टेंग को दूसरे कमरे के दरवाजे पर ले गई और खटखटाया। चुक्सिया, मैं एक दोस्त को साथ लेकर आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आओ टिल्डा। कमरे से एक युवती की धीमी आवाज आई। उसके बोलने का तरीका बहुत अजीब था। वो एक शब्द बोल रही थी, लेकिन शब्दों के बीच कोई विराम नहीं था। वह थोड़ी कमजोर और बेजान लग रही थी। यदि कोई व्यक्ति अचानक आधी रात को अंधेरे में यह आवाज सुन ले, तो संभवतः वह अपनी पैंट में ही पेशाब कर देगा। वांग टेंग को अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। लिन चुहान ने सूखी हंसी हंसी। कृपया उसकी परवाह न करें, मेरी बहन हमेशा से ऐसी ही रही है। NOWELLBEIN.COM। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। चरमराहट टिल्डा। लकड़ी के दरवाजे के कब्जों पर घर्षण के कारण तीखी आवाज आ रही थी। कमरा अंधेरा था, पर्दा कसकर बंद था और कमरे में रोशनी का एक भी अंश प्रवेश नहीं कर पा रहा था। वांग टेंग ने कमरे को ध्यान से देखा, वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आया। लेकिन उसने बुलबुलों का एक समुद्र देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह क्या है? वांग टेंग एक पल में अचंभित रह गया। विशेषता बुलबुले पूरे कमरे में भर गए। वे जमीन पर, मेज पर, कुर्सी पर, बिस्तर पर, अलमारी के सामने थे। वे हर जगह थे। कमरा बड़े और छोटे बुलबुलों से भरा हुआ था। वांग टेंग ने अपनी लार निगल ली। वो कमरे में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मत करो, लिन चुहान ने उसे जल्दी से रोका। फिर उसने उसे याद दिलाया, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे पीछे आना चाहिए। याद रखना, बाद में बहुत करीब मत आना। क्यों? वांग टेंग हैरान था। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लिन चुहान ने धीमी आवाज में कहा। फिर वो पहले कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर के पैरों और दीवार के बीच एक कोने से बोली, चुक्सिया, बहन अंदर आ रही है।
वांग टेंग ने उसकी निगाह का पीछा किया और आखिरकार एक युवा महिला को बिस्तर के कोने में एक अंधे स्थान पर अपने घुटनों को पकड़े हुए देखा। उसका सिर उसके घुटनों के बीच दबा हुआ था। उसके लंबे काले बाल थे, जो सीधे नीचे की ओर आसानी से बह रहे थे। बाल लंबे, काले और सीधे थे। उसने लिन चुहान की ओर देखा। हाँ, वे एक जैसे दिखते थे। फिर उसका ध्यान अपने आसपास बिखरे हुए विशेषता बुलबुलों पर गया। वह पहले से ही उत्सुकता से भरा हुआ था। ये किस प्रकार के विशेषता बुलबुले हैं? ये पहली बार था जब उसने किसी सामान्य व्यक्ति को इतने सारे गुण बुलबुले गिराते देखा। और भी, ये बुलबुले स्वाभाविक रूप से गिरे थे। ये बहुत ही असामान्य था। क्या इसका संबंध चौहान की छोटी बहन की अजीब बीमारी से हो सकता है? वांग टेंग ने चुपके से अनुमान लगाया। फिर उसने अपने बगल में बुलबुले को हल्के से छुआ। उसने उन्हें उठा लिया। जहर बल तारांकन 2। जहर बल तारांकन 1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दानव कमल विष शरीर तारांकन 1। तुरंत ही वांग टेंग को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसे इस दुनिया में एक अजीब, दुर्लभ शक्ति का एहसास हुआ। विष बल। क्या इस तरह की शक्ति वास्तव में अस्तित्व में थी? वांग टेंग अचंभित रह गया। उसके बाद जहरीली शक्ति वांग टेंग के शरीर में प्रवेश कर गई। उसने पहले कभी जहरीली शक्ति के किसी भी कौशल शास्त्र का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए जहरीली शक्ति तुरंत फट गई और उसके शरीर में इधर उधर भागने लगी। लानत है! प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। यदि कोई उसके शरीर और चेहरे की त्वचा को ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसमें बैंगनी लाल रंग की एक परत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जहर दे दिया गया हो। हालांकि गुप्त ऊर्जा ने तुरंत ही जहरीली शक्ति को शांत कर दिया और उसे बल नाभिक में एकत्रित कर दिया। इसने जल्द ही नाभिक में अन्य 3 शक्तियों के साथ संतुलन बना लिया। उसकी त्वचा पर आया अजीब रंग समुद्र की लहरों की तरह एक क्षण में ही शांत हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? लिन चुहान ने अपना सिर घुमाया और पूछा। ओह, मैं ठीक हूँ। वांग टेंग ने अपना संयम वापस पाया और मुस्कुराया। उसी समय कोने में बैठी युवती को कुछ एहसास हुआ। उसने अपना सिर उठाया और उत्सुकता से वांग टेंग की ओर देखा। वांग टेंग का दिल थोड़ा उछल गया जब उसने युवती का रूप देखा। उसके चेहरे का ढांचा लिन चुहान से बहुत मिलता जुलता था। उसे भी एक सुंदर महिला होना चाहिए। हालांकि उसके गालों के दोनों तरफ बैंगनी लाल जहर के धब्बे थे। उन्होंने उसके आधे से ज्यादा चेहरे को ढक लिया था। जहर के धब्बे खुरदरे और उबड़ खाबड़ थे। वे बेहद घिनौने लग रहे थे। उन्होंने चेहरे की सारी खूबसूरती नष्ट कर दी और उसे घिनौना और डरावना भी बना दिया। उसके चेहरे को लंबे समय तक देखना मुश्किल था। वांग टेंग ने युवती की आंखों में देखा। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसे उसके प्रति कोई घृणा महसूस नहीं हुई। उसे लगा कि वह युवती बहुत दयनीय थी। वो अपने जीवन के शिखर पर थी, लेकिन वो केवल अपने कमरे के अंधेरे में ही छिप सकती थी। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं रह सकती थी। वो अपने घर से एक कदम भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। वांग टेंग कल्पना कर सकता था कि अतीत में उसे कितनी नफरत और उपहास का सामना करना पड़ा होगा। ये वही अजीब बीमारी है जिसके बारे में लिन चुहान बात कर रहे थे। दानव कमल विष शरीर। ये बहुत ही दुर्लभ काया होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो लिन चुहान के पिता बहुत पहले ही इसका इलाज खोज लेते, क्योंकि वे एक मार्शल योद्धा थे। उन्हें अब तक भी कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। यदि मार्शल योद्धा इस तरह की काया के लिए कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए, तो वर्तमान चिकित्सा उद्योग भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पाएगा। मार्शल आर्ट युग और तकनीक युग 2 अलग अलग प्रणालियां थीं। मार्शल आर्ट युग शुरू होने से पहले ये काया कभी नहीं आई थी। इसलिए चिकित्सा उद्योग में उपचार के कोई सफल मामले नहीं थे। इसका समाधान संभवतः केवल जिंगवू महाद्वीप में ही मिलेगा। बहन टिल्डा वह कौन है? युवती ने फिर से वांग टेंग को नापा। हालांकि अभी अभी जो एहसास उसे हुआ था, वह गायब हो गया था।
उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। उसका नाम वांग टेंग है। वह मेरा दोस्त है। लिन चुहान युवती के सामने बैठ गया, लेकिन वो उसके बहुत करीब नहीं आया। उनके बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी थी। वांग टेंग को समझ में आ गया कि लिन चुहान ने उसे अपनी छोटी बहन के करीब क्यों नहीं आने दिया। अभी वो महसूस कर सकता था कि युवती के शरीर से लगातार जहरीली शक्ति निकल रही है। उसके आसपास की हवा जहरीली शक्ति से संतृप्त थी। अगर कोई आम इंसान बहुत करीब आ जाए तो वह निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा। अगर संपर्क बहुत लंबा हो जाए तो उसे जहर लग सकता है। गंभीर मामलों में वह तुरंत मर भी सकता है। राक्षस कमल का विष शरीर कितना भयावह था। क्या वह मेरा साला है? युवती ने अचानक लिन चुहान से पूछा। उफ, जीजा जी। लिन चुहान अवाक रह गई। एक पल में ही उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। बेवकूफ लड़की, तुम क्या कह रही हो? वह तुम्हारा जीजाजी नहीं है। वांग टेंग लगभग हंस पड़े। ये युवा महिला बहुत अच्छी सहायक थी। ओह युवती ने अपना सिर झुकाया और अस्पष्ट जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं था। लिन चुहान असहाय महसूस कर रही थी। वो उठी और वांग टेंग से बोली, यह मेरी छोटी बहन लिन चुक्सिया है। उसने जो कहा, उस पर ध्यान मत दो। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वांग टेंग ने उसका मजाक उड़ाया। मैं घबराया नहीं हूँ। लिन चुहान उसकी घूरती निगाहों से घबरा गया। वांग टेंग मुस्कुराया। फिर वो लिन चुहान को पीछे छोड़कर लिन चुक्सिया की ओर चल पड़ा। मत जाओ। लिन चुहान उसे जल्दी से रोकना चाहता था। ये ठीक है। वांग टेंग ने हाथ हिलाया। इससे पहले कि लिन चुहान उसे रोक पाता, वह पहले ही लिन चुक्सिया के सामने बैठ गया था। उसने अपना हाथ उठाया। नमस्ते।